गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम करेंगे भारतीय महाद्वीप। चलिए शुरू करते हैं। अब भारतीय उपमहाद्वीप जो है उसके अंदर क्या क्या आता है। महाद्वीप तो आपको पता है एशिया है। अब भारतीय जो उपमहाद्वीप है वो क्या है, महाद्वीप का ही एक छोटा भाग। ठीक है, भारतीय उपमहाद्वीप में क्या क्या आता है, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और भारत, ये सब मिलकर क्या बनाते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप बनाते हैं। तो ये भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल देश हैं। अब हम देखेंगे एक टॉपिक जो काफी अच्छा टॉपिक है, जो कि है हिंद महासागर। आपको पता है हमारे दक्षिण में हिंद महासागर है, इसको हिंदुस्तान का महासागर भी कहा जाता है। क्या ये वास्तव में हिंदुस्तान का महासागर है या नहीं है, इसका नाम क्यों है इस तरीके से, हिंदुस्तान का ये है या नहीं है, आइए देखते हैं। तो भारत को हिंद यानी हिंदुस्तान के नाम से भी जाना जाता है। आपको पता है इंडिया को जो है हिंदुस्तान भी कहते हैं, और यही एकमात्र ऐसा महासागर है जिसका नामकरण किसी देश के नाम पर हुआ है। आपको पता है हिंद महासागर एक ऐसा महासागर है जिसका नाम जो है वो किसी देश के ऊपर रखा गया है। ये पहला ही ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के ऊपर रखा हुआ है। और पश्चिम एशिया तथा पूर्वी एशिया, ठीक है, पश्चिम एशिया तथा पूर्वी एशिया के बीच में महासागर के तट पर, हिंद महासागर के तट पर भारत की स्थिति बहुत महत्वपूर्ण है। तो आपको मैं एक बार दिखाना चाहूंगा वो स्थिति कैसी है। हिंद महासागर आपको दिख रहा होगा ये, और ये आपका पश्चिम एशिया, ये पूर्व एशिया, और बीच में है भारत हमारा। और इसमें सबसे बड़ा जो हिस्सा है तटरेखा का वो भारत का है। ठीक है, भारत का हिस्सा ही सबसे ज्यादा है इस महासागर के अंदर। ठीक है, तो आप देख पाओगे कि भारत की लोकेशन काफी इंपॉर्टेंट है अगर हम बात करें कि हिंद महासागर के अंदर। और इसके अंदर महासागर के उत्तरी छोर पर भारत की तटरेखा किसी भी देश की तटरेखा से सबसे लंबी है। जो हमारे भारत की तटरेखा है वो इस समुद्र के उत्तर की साइड में सबसे बड़ी तटरेखा, जो किनारा है, जो तटरेखा है, वो सबसे बड़ी तटरेखा भारत की है। इन तीन पॉइंटों को अगर हम देखें तो इसके हिसाब से हम कह सकते हैं कि हिंद महासागर सच में हिंदुस्तान का ही महासागर है, क्योंकि एक तो ये हिंदुस्तान के नाम पर है बना हुआ, और उसका नामकरण जो है वो हिंदुस्तान के नाम पे है। दूसरा, भारत की लोकेशन काफी अच्छी है हिंद महासागर के अंदर। तीसरा, भारत की तटरेखा सबसे लंबी है, किसी भी देश की इतनी लंबी तटरेखा नहीं है जितनी भारत की है हिंद महासागर के अंदर। तो ये पॉइंट बताते हैं कि जो हिंद महासागर है वो वास्तव में हिंदुस्तान का ही महासागर है। आगे बढ़ते हैं। भारत की लंबी तटरेखा के लाभ, मैंने आपको बताया हिंद महासागर के अंदर भारत की काफी लंबी तटरेखा है। और तटरेखा आप देख भी सकते हो, तटरेखा मतलब किनारे का हिस्सा जो आपका समुद्र का, ये तटरेखा का हिस्सा है, और ये कितना लंबा है। और पूरे हिंद महासागर में आप देख सकते हो सबसे लंबी तटरेखा जो है वो किसकी है, भारत की है। तो इसके लाभ क्या होते हैं भारत को, इतनी लंबी तटरेखा, समुद्री इलाका इतना सारा है अगर भारत के पास, तो इसके लाभ क्या क्या है। पहला, बंदरगाह का विकास कर सकते हैं हम। ठीक है, जो बंदरगाह होते हैं उनको बना सकते हैं हम इस तटरेखा की। लाभ, एक सबसे बड़ा लाभ है कि बंदरगाह का विकास कर सकते हैं, क्योंकि बंदरगाह के विकास के लिए एक लंबी तटरेखा होना बहुत जरूरी है। तो भारत में ऐसी अनुकूल दशा उपलब्ध है जिसके कारण क्या होता है, रोजगार में भी सृजन होता है, रोजगार भी बढ़ता है। ठीक है, जब बंदरगाह वगैरह का विकास होगा तो मजदूरों की भी जरूरत पड़ेगी, तो इससे रोजगार का भी जो है सृजन होगा। दूसरा, व्यापार के लिए उपयोगी जलमार्ग उपलब्ध करवाती है। अब ये भारत की इतनी लंबी तटरेखा है, आप देखोगे, मैं आपको मैप में दिखाना चाहूंगा कि इतनी लंबी तटरेखा है। व्यापार करना है अफ्रीका से तो हमें जलमार्ग मिल जाएगा हिंद महासागर से। ठीक है, यहाँ से व्यापार करना है ऑस्ट्रेलिया से, हम जा सकते हैं। व्यापार करना है यूरोप से, हम यहाँ से जा सकते हैं। तो ये क्या है, व्यापार के लिए एक अच्छा जलमार्ग उपलब्ध करवाती है लंबी तटरेखा। और अफ्रीका और औद्योगिक दृष्टि से विकसित यूरोप, संपन्न पश्चिम एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया, चीन, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और पश्चिमी तट को जोड़ने वाले जितने भी जलमार्ग हैं उनसे भारत से होकर जो है ये गुजरते हैं, मतलब भारत से होकर गुजरते हैं जितने भी मार्ग हैं। मान लो ऑस्ट्रेलिया को जाना है यूरोप की साइड में तो वो हिंद महासागर से होते हुए जाएगा। आप देखोगे कि हमें अब अमेरिका को जाना है ऑस्ट्रेलिया में तो वो भी हिंद महासागर में एंटर जरूर करेगा। अफ्रीका को जाना है तो वो भी हिंद महासागर में एंटर जरूर करेगा। यूरोप को जाना है वो भी एंटर जरूर करेगा। तो ये एक ऐसा, मतलब ये हिंद महासागर जो है, ये इसकी भारत की जो लंबी तटरेखा है, ये सभी जो बड़े बड़े महासागरीय जलमार्ग हैं वो भारत से होकर हमारे गुजरते हैं। ठीक है, भारत की लोकेशन काफी अच्छी है कि बड़े बड़े जो जलमार्ग हैं व्यापार वाले वो भारत से होकर ही गुजरते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा भारत की लंबी तटरेखा के क्या क्या लाभ हैं उसे। और क्षेत्रफल के आधार पर भारत संसार का 7वां बड़ा देश है। बाकी के कौन कौन से आइए देखते हैं।
भारत से जो मतलब पहले के देश हैं, सबसे पहले नंबर पे तो रूस आता है, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश है। फिर चाइना है, चीन जिसे कहते हैं, फिर कनाडा, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका, और फिर ऑस्ट्रेलिया, और फिर ब्राजील, और 7वें नंबर पर हमारा भारत आता है। ठीक है, तो ये 7 देश आपको मैंने बताया दुनिया के सबसे बड़े, जिसमें 7वें नंबर पर हमारा भारत आता है। और अब एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के टाइम के बीच में, मतलब गुजरात के बीच में क्या है कि उनके टाइम में 2 घंटे का फर्क है। ठीक है, गुरु जो अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के टाइम के बीच में 2 घंटे का फर्क है। अब वो फर्क क्यों आता है, आइए देखते हैं। कि अरुणाचल प्रदेश आपको पता है पूर्व साइड में, बिल्कुल पूर्व के कोने में है भारत के, और गुजरात आपका पश्चिम के कोने में है। तो अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच में लगभग 30 डिग्री, यानी आपके 2933 किलोमीटर का देशांतरी अंतर है। 30 डिग्री का अंतर होगा, अगर देशांतर का अंतर होगा इस तरीके से, तो ऐसे में क्या होगा कि जो सूरज की जो किरणें होती हैं, सूरज को जो है एक देशांतर, मतलब एक ये देशांतर है, फिर इससे अगला देशांतर है, फिर उससे अगला देशांतर है, ऐसे 30 डिग्री का फर्क है। तो सूरज को ऐसे 30 डिग्री के देशांतर को पार करने में मतलब बहुत टाइम लगता है, और एक देशांतर को पार करने में सूरज को 4 मिनट का समय लगता है। जब एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट लगते हैं, तो 30 देशांतर की दूरी को पार करने में सूरज को कितना टाइम लगेगा, ये आपको कैलकुलेट कर लेना है। कि 30 डिग्री आपको पता है दूरी है बीच की, और 1 डिग्री को पार करने में 4 मिनट लगते हैं। तो इसको हम गुणा कर देंगे, तो इसका जो आंसर है वो 120 आ जाएगा, मतलब 120 मिनट, यानी 2 घंटे का फर्क है सूरज का। जो सूरज जो है अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच में 2 घंटे का फर्क है। ठीक है, तो आप देख पाओगे कि यही कारण है उसका, क्योंकि देशांतर, एक देशांतर से दूसरे देशांतर में जाने में 4 मिनट का समय लगता है।